और साहब पार्लियामेंट में जाके दूसरी जगह की जो है बात कर रही कि आई विल नॉट लूज एन इंच, आई विल नॉट लूज एन इंच ऑफ माई मस्जिद एंड दरगाह। साहब यहाँ पे तो एकड़ चलेगा, इंच छोड़िए। मुतवल्ली क्या है? एक केयर टेकर है। राइट, उसका काम है वॉचमैनगिरी करना। वो वक्फ प्रॉपर्टी जो है उसका वो ओनर नहीं है। उन उलेमाओं का क्या जो साइकिल पे एक्टिवा पे जो गुजर कर रहे हैं अपना, ऐसे भी उलेमा हैं जो किराए के घर में रह रहे हैं, ऐसे भी कुछ मुतवल्लियान हैं जो बहुत ही गरीब है, पसमंदा है, तो उनका तो कहीं पे कुछ नहीं हो रहा। कि वक्फ बोर्ड के जो पिछले चेयरमैन रहे पिछले 10 साल में देखेंगे, ये जो मेंबर्स रहे, ये लोग कभी जो है सो ये करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। तो इंक्रोच हो गई जमीन, उसको वापस लाएंगे, CBCID इंक्वायरीज होगी, खाली जुमलेबाजी हो रही है, वो 10 साल में तो कुछ हुआ नहीं। अब बोल रहे कि नहीं बीजेपी की नजर, बीजेपी हमारे जमीनों को खींच लेंगी। 50 साल आप सो रहे थे। कौन सा एडवोकेट है जो वक्फ की प्रॉपर्टीज को हारते जा रहा है, बैक टू बैक बैड रिमार्क्स आ रहा है, उसको निकाला क्यों नहीं गया? हमारी क़यादत हमको बताती है कि सब चोर हैं, इन्होंने एक अच्छे। तो क्यों ना कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स जो है एक वक्फ को लेके भी एक ऐसा इदारा बनाए जहां पे एक IAS IPS ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए और जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टी जो इंक्रोच हुए उसको वापस से क्यों नहीं लिया जाता? अकबर निजामुद्दीन साहब, इनके ऊपर इतने एलिगेशंस है, इतने कंप्लेंट्स है, CCS में कंप्लेंट है, इनको सस्पेंड कर दिया गया। इनको हटाने की इनके पास हिम्मत नहीं है। ये लोग क्या जो है सो दूसरे वक्फ प्रॉपर्टीज लाते, बोलिए आप शेरवानी उतार के धरने पे बैठ जा रहे हैं कि साहब आप हाइड्रा चलाइए, आप जो है बुलडोजर चलाइए, वक्फ प्रॉपर्टी जो इंक्रोच हुई। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अदनान खमर। आज हम वक्फ बोर्ड और हैदराबाद के वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर एक गहरी नजर डालते हुए आपके सामने आए हैं। तो सफदर भाई, आज आप हमको बुलाए और खास तौर पे हैदराबाद जो औकाफी जायदादों का एक चमन रहा जी। कुली कुतुब शाह जब से इस शहर की बुनियाद रखे हैं तब से मुस्लिम हुक्मरान यहाँ पे रूल करे। कुतुब शाही डायनेस्टी के बाद यहाँ पर आसिफ जाही डायनेस्टी आई। आसिफ जाही डायनेस्टी के बाद फिर आज़ादी के बाद पिछले 45 ईयर से, अराउंड 45 to 50 ईयर से यहाँ पे जो सो मुसलमान क़ियादत ही यहाँ पर है जी। और कुतुब शाही दौर से यहाँ पर मुसलमानों की आवभगत रही और यहाँ पे औकाफी जायदाद है बढ़ती रही, लोग औकाफ करते रहे। तो आज ये जो औकाफी जायदादों का जो चमन है, इस चमन पर किसकी नजर ऐसी लगी कि यहाँ के तकरीबन 82% वक्फ प्रॉपर्टीज उजड़ गए, कब्जा हो गए, खत्म हो गए और हमारे कानों पे जूं तक नहीं रही थी। अदनान देखिए, अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट में जो स्पीच जो हम सुनते आ रहे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा हैदराबाद जो सांसद है, तो वहाँ पे वेरी फ्यूरियसली ही इज टॉकिंग अबाउट दी हाउ बैड, हाउ डैमेज कैन दिस न्यू वक्फ bill can be more harmful to the people, especially to the Muslim. And it is very astonishing to see how he cherry picks some of the verses and some of the articles from the Constitution of India to please his political agenda. He talks about violation of Article 25, 26 and 14 में हम ये पूछना चाह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू वक्फ का जो फर्स्ट सर्वे है वो बता रहा है 2072 के करीब से वक्फ इंस्टीट्यूशंस है जिसमें 1700 एकड़ जो है जमीन है सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में वक्फ की। वक्फ सर्वे माने रिकॉर्ड गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड होता है। और हाल ही में कुछ सालों पहले BRS की हुकूमत थी तो वहां पर मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने असेंबली में भी ये बात कही कि 1700 एकड़ में से 1460 एकड़ के करीब एंक्रोच हो गई हैदराबाद में जी। तो कौन कर रहा है, मतलब एंक्रोचमेंट कहाँ से हो रही है, ये भी एक सवाल है ना। क्योंकि देखिए वहां के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, MLAs MIM के, कॉर्पोरेटर्स उनके 84 से उनके MP है, 2004 से खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब जो MP रह चुके। तो यानी कि जो वक्फ का पहरेदार है उसके होते हुए लुटती जा रही है वक्फ की प्रॉपर्टीज। और साहब पार्लियामेंट में जाके दूसरी जगह की जो है बात कर रही कि आई विल नॉट लूज एन इंच, आई विल नॉट लूज एन इंच ऑफ माई मस्जिद एंड दरगाह। साहब यहाँ पे तो एकड़ चलेगा, इंच छोड़िए। देखिए, आप जैसा बोल रहे हैं कि रिसेंटली जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो इंटरव्यू आया है उसमें मीडिया बाइट में उन्होंने कहा कि हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, मस्जिद का तो छोड़ो, हम जो है सो एक कब्रिस्तान का, एक दरगाह का भी 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। तो वाकई में जब मैं ये देख रहा तो मुझे खुद ताजुब हुआ कि पिछले 30 साल से असद साहब जो है सो वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे। 1994 से 2004 तक MLA कोटा में ये जो है सो वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे। फिर 2004 में ये MP बने, तो आज तक भी ये वक्फ बोर्ड के जो है सो MP है। इनकी मौजूदगी में इनके ही MLAs जो है सो फिर MLA कोटा में जो है सो वक्फ बोर्ड के मेंबर रहते हैं। मुतवल्ली कोटा से जो आते हैं इनके ही थ्रू आते हैं। पूरा तेलंगाना का या फिर यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत में रहा है। फिर ये सेंटर में तो जाके बड़ी बात करते हैं कि हम 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। मुझे ताजुब हुआ, टोली मस्जिद जो है जो इनकी खुद की पार्लियामेंट में आता है, टोली मस्जिद की जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वहां पर आज शादी खाने बने हुए हैं, एकड़ों की जमीन चले गई और ये बोलते हैं कि वहां पे बोलते हैं 1 इंच नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे तो एकड़ चले गए, पूरा चले गया। देखो मणिकुंडा जागीर चले गए, दरगाह हुसैन शाह वली आपके सामने है, हाई कोर्ट तक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब गए,
सुप्रीम कोर्ट में ढील दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में बीआरएस हुकूमत में वो जमीन हमारे हाथ से चली गई। अब बाबा शरफुद्दीन का आप देख लिए जी, वही हाल है। सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर अदनान साहब मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू वक्फ का जो फर्स्ट सर्वे है 195 आशिर खाने हैं, ठीक है, और कई मसाजिद है, दरगाह है। मैं आपको जो है यहाँ पे एक लिस्ट अगर मैं बता दूं, उसमें से देखिए 102 आशिर खाने बताए जा रहे हैं कि अभी बचे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आती है। इसमें देखिए स्कूल्स बता रहे हैं 7 स्कूल्स वक्फ के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। कौन से है ये 7 स्कूल्स, क्या वो चल रहे हैं, कितने फंक्शनल है, वो सवाल है। मलगियां बताई जा रही है 1350 के करीब मलगियां। कौन सा गरीब है जो वो मलगी यूज कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें हैं। प्लॉट्स बताए जा रहे हैं 17 प्लॉट्स, और जो है 7 स्कूल मैंने बताया, छिल्ला है, दारुल उलूम है, ग्रेवयार्ड है। हाउस बताए जा रहे हैं इसमें 304 हाउस है जो घर बने हुए घर है वक्फ के अंदर में आते। तो इस तरीके के मदरसा खानखा, तो ये कहां पर है, क्या गरीबों को फायदा हो रहा है वक्फ प्रॉपर्टी देखिए, से? औकाफी जायदादों का असल जो मकसद रहा है, हम पसमानदाओं के फलाह बहबूदी के लिए, हमारे सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए वक्फ जायदादों को इस्तेमाल करना चाहिए जी। हमारी जहनियत में हमेशा यही रहा कि जैसे मस्जिद है, दरगाह है, खानखा है, आशुर खाने हैं या कब्रिस्तान है, यही सिर्फ यही जो है सो औकाफी प्रॉपर्टीज के अंडर में आते हैं। दूसरों का जो है सो हमारे पास इल्म, दूसरे भी आते हैं, हमारे आम लोगों के पास, पसमंदों के पास इल्म नहीं है। लेकिन जब आप ये रिकॉर्ड बता रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, तो वाकई ताजुब की बात है। मैं खुद जब देखा तो मक्का मदीना अलाउद्दीन ट्रस्ट जो है, जिसके तकरीबन 900 से ज्यादा मलगियां मदीना से लेकर चार मीनार पत्थरघट्टी पूरा क्रॉस करते हुए चार मीनार तक जाते हैं, आगे शाली बंडे तक जाते हैं, 900 मलगियां हैं, जिसका आज का मार्केट का किराया है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। लेकिन जब हम वक्फ बोर्ड में जाके इसकी अकाउंटेबिलिटी पूछते हैं तो उसका किराया महाना आता है 500, 600, ज्यादा से ज्यादा 1000-1200। ये जो है मिल्लत के फलाह बहबूदी के लिए वक्फ की गई मलगियां हैं। इसका जो पैसा आना चाहिए ये हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, हम जो ऑटो चलाने वाले हैं, बंडियां ढकलने वाले हैं, किरायों के घर में रहने वाले हमारे नौजवान स्विगी जोमैटो आज जो है सो ये धूप में, सर्दियों में, रात में, दिन में मेहनत कर रहे हैं, इनकी फलाह बहबूदी के लिए औकाफी जायदादें इस्तेमाल होना था। लेकिन ये जो अमीर अशराफ है जो महीने को लाखों रुपए कमाते हैं, वो 1000-1200 का किराया देके इतने बड़े बड़े मलगियां ऐसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? बहुत ही ताज्जुब की बात है। देखिए, पहली बात तो हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में कितने बैकवर्ड मुस्लिम्स है, जितने पसमंदा मुस्लिम है जो फाइनेंशियली बैकवर्ड है, सोशियो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, उनका कोई डेटा असद ओवैसी साहब ने नहीं करवाया। क्या वो ये नहीं समझे कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मोहताज है? 25 साल से जो किराए के घर में उन्हें किराए के घर में, 25 साल से जो किराए का ऑटो चला रहा उन्हें किराए का ऑटो ही चला रहा, जो मलगियां भाड़े पे लेके जो छोटी मोटी कारोबार कर ले रहा, जो बंडी लगा के उन्हें वैसेज कर रहा, किराए के घर वालों के लिए भी कुछ भी मतलब कोई सहूलत दी नहीं गई है। तो वक्फ से फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ अमीर मुतवल्लियान जो है, जो अमीर उलेमा है, जो फॉर्च्यूनर में आते, वैसे मुतवल्ली जो एसयूवीज मेंटेन करते, जिनके फार्म हाउस है, उन उलेमाओं का क्या, जो साइकिल पे, एक्टिवा पे जो गुजर कर रहे हैं अपना। ऐसे भी उलेमा है जो किराए के घर में रह रहे हैं, ऐसे भी कुछ मुतवल्लियान है जो बहुत ही गरीब है, पसमंदा है। तो उनका तो कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, ना अवाम नास का हो रहा, ना उलेमा मशाकिन का हो रहा। अब देखिए, आप हैदराबाद में खुद जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जबानी ये कहना है कि 82% वक्फ प्रॉपर्टीज इंक्रोच हो गए, तबाह हो गए। अब इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? इसके पीछे पहली जो फर्स्ट बुनियादी वजह है वो ये है कि वक्फ बोर्ड की नाकामी, नाअहली। पिछले 30-40 साल से वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो उसके मेंबर्स हो, या फिर वक्फ बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी नाअहली और नाकामी की वजह से जो है सो 82% वक्फ प्रॉपर्टीज इंक्रोच हो गए। इसकी एक दूसरी वजह यह है कि हमारे जो मुतवल्ली हजरात है, ये मुतवल्ली हजरात जो है, ये अपने खुद के मुतवल्ली क्या है, एक केयरटेकर है। exactly. उसका काम है वॉचमैनगिरी करना। वो वक्फ प्रॉपर्टी जो है उसका वो ओनर नहीं है। लेकिन हमारे मुतवल्ली हजरात क्या करते हैं, एक ओनर की तरह उसको ट्रीट करते हैं। कब्रिस्तानों में हमारे लोगों को ठीक से जो है खबर की जगह नहीं दी जाती, मुतवल्ली से पूछना पड़ता, कब्रिस्तान की कमेटी से पूछना पड़ता, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए वो लोग जेब में डाल के तब जाके जो है खबर की जगह दे, हालांकि फ्री में देना है। तो ये जो मुतवल्लियां हैं और इन लोगों का जो करप्ट सिस्टम है, ये लोग जो है सो सेकंड जिम्मेदार है वक्फ के जो है सो तबाही के। और तीसरा, अर्बनाइजेशन। हम मानते हैं कि हैदराबाद बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है इस मुल्क में। क्या पूरे आप देखेंगे, अभी जो टाइम्स ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट आती है, दूसरे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की आती है कि हैदराबाद बेहतरीन प्लेस है रहने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे सब सहूलियात है, और इसकी वजह से हैदराबाद में अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है। और जहां कहीं पे भी अर्बनाइजेशन ज्यादा होता है, लोग बाहर से आके जब यहाँ पे रहते करते हैं, तो यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स होते हैं, लैंड इशूज, सिविल इशूज बहुत ज्यादा होते हैं, ये हम मानते हैं। अब ये अर्बनाइजेशन में आप देखेंगे कि हैदराबाद में तकरीबन 70 से 75% मुसलमान आबादी है, जिसमें से 90% तो गरीब पसमानदा हजरात रहते हैं। इनको रहने के लिए घर नहीं है। अर्बनाइजेशन हो रहा,
हाँ, दूसरे जो बड़े बड़े कम्युनिटीज है, ठीक है, ओसीस को ले लो आप, रेड्डीज को ले लो आप, वेलमास को ले लो, ये लोग बड़े बड़े आलीशान महलों में रहते हैं। औकाफी जायदाद जो लैंको हिल्स की लूटी गई, वहां पे आप जाके देखेंगे कैसे आलीशान इमारतें बने हुए हैं। वही औकाफी जायदादों पे अगर रहने का किसी का हक था तो वो हमारा था जी, हम रहना था। लेकिन आज हम किराए के घरों में परेशान हाल फिरते हैं। एक और अदनान साहब देखिए, बीआरएस की हुकूमत में जो 10 साल का जो दौर रहा, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब फ्रेंडली थे उनके साथ, बीआरएस की हुकूमत में वक्फ बोर्ड में सुधार लाने के लिए सिन्हा कमेटी जो है बिठाई गई, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को लेके हाशिम अली कमीशन भी रखा गया कि वक्फ बोर्ड में किस तरीके से सुधार लाए, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो क्या रीजन है? मतलब देखिए, इकदाम तो उठाए जाते हैं कि वक्फ बोर्ड में ये कर देंगे, रिकॉर्ड रूम खिला देंगे, और जो है जो इंक्रोच हो गई जमीन उसको वापस लाएंगे, सीबीसीआईडी इंक्वायरीज होगी, वो खाली जुमलेबाजी हो रही है। वो 10 साल में तो कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल, देखिए जब 2014 में तेलंगाना अलग हुआ तो सारे मुसलमानों को केसीआर से बहुत ज्यादा नेक उम्मीद थी, क्योंकि मुसलमानों के लिए मसीहा माना जा रहा था केसीआर। जैसा कि जो है सो शादी मुबारक स्कीम आई, ठीक है, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स है, उसी तरह जो है सो वक्फ के ऊपर सही तरीके से अगर कोई एक्ट कर सकता है तो वो केसीआर होगा, वो केसीआर होगा। मुसलमान यही नियत से जो सो अजला रहने दो या फिर जो है सो अर्बन एरिया से रहने दो, केसीआर को बढ़ चढ़ के वोट देकर जो है सो जितवाए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2017 में हमारा वक्फ का जो रिकॉर्ड रूम है वो सील कर दिया गया। खुद केसीआर की हुकूमत का कहना है कि जो वक्फ बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, जो वहां पे नौकरी करते हैं, ये लोग हैं चोरा बट्टेबाजा हैं। आप कितने भी कमीशंस बिठा लो, आप कितने भी कमिटियां बिठा लो, कितने भी सर्वेस कर लो, जब आपके खुद के लोग चोर हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ताज्जुब की बात है कि वक्फ बोर्ड के जो पिछले चेयरमैन रहे, पिछले 10 साल में देखेंगे, ये जो मेंबर्स रहे, ये लोग कभी जो है सो ये करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। भाई, एक कमिटी बिठाना था, आप रिकॉर्ड रूम बंद कराए, ठीक है, लेकिन बंद कराने के बाद आप कमिटी बिठा के देखना था कि ये कौन सा मेंबर है वक्फ बोर्ड का और वो कौन सा ऑफिशियल है वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम में मैनिपुलेशन कर रहा है। नहीं, ताज्जुब की बात है, वक्फ ट्रिब्यूनल में हमने इतने सारे केसेस हारे वक्फ बोर्ड के, तो क्या हुकूमत को छोड़ दीजिए आप, हुकूमत के अलावा जो माइनॉरिटीज लीडर्स बन के बैठे हैं, देखिए चाहे वो बीआरएस के दौर में थे या अब कांग्रेस की हुकूमत में जो माइनॉरिटी लीडर्स बन के बैठे हुए, उनका जिम्मेदारी नहीं होती क्या? वो कौन सा एडवोकेट है जो वक्फ की प्रॉपर्टीज को हारते जा रहा है, बैक टू बैक बैड रिमार्क्स आ रहा है, उसको निकाला क्यों नहीं गया? बिल्कुल, आप देखेंगे हमारे वक्फ बोर्ड के जो अपॉइंटेड एडवोकेट्स है, लगातार 100 केसेस लगातार हार रहे हैं, एक नहीं जीत रहे, एक साथ 100 केस हार रहे हैं, सेंचुरी मार रहे हैं हारने में, और फिर उन लोगों को वो केस दिया जा रहा। ऐसा कैसा देते आप बताइए? क्या हमारे पास तेलंगाना के हैदराबाद के मुसलमानों में काबिल एडवोकेट्स नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन काबिल लोगों तक ये जो वक्फ बोर्ड के मेंबरान है और ऑफिशियल्स है जाने नहीं देते। क्यों? अगर काबिल एडवोकेट तक फाइल चले गई तो ये लोग जो कब्जा करके बैठे हुए हैं वो प्रॉपर्टीज इनके हाथ से चली जाएगी। और इसमें और एक बात देखेंगे आप कि वक्फ बाय यूजर का जो मसला है जी, और कई हमारे पास वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिसके डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है। पहले का जमाना हुआ करता था जब जो है सो सपोज मैं एक गांव का एक इलाके का जागीरदार हूं, मैं कहता था देखो भाई मेरी इतनी जमीन है, मेरे मरने के बाद यहाँ पे मुझे तदफीन कर देना, और फिर वो बाजू की जो जमीन है मैं वक्फ कर रहा हूँ। वो जबानी बोल दिया करता था और वो जो है सो ग्रेवयार्ड के तौर पे या फिर एक जो है सो एजुकेशन सेंटर के तौर पे इस्तेमाल होती थी, लेकिन उसका सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। पिछले 50 साल से मुस्लिम जमात हमारी क़ियादत वक्फ बोर्ड की मेंबर बनकर जो है सो रही है, वक्फ बोर्ड इनके हाथ में रहा है। पिछले 50 साल में ये लोग सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कराना था। अब बोल रहे कि नहीं, बीजेपी की नजर है, बीजेपी हमारे जमीनों को खींच लेंगी। 50 साल आप सो रहे थे 50 साल। बात यही बात होगी, छोटे चोरों से वो चीज बड़े चोरों के पास चले आ रही। सही तो आप भी नहीं है, गलतियां आपने करे तो जाके उनको मौका मिला ना ये सब चीजें करने का। नहीं, छोटा चोर बड़ा चोर, देखिए आप देखेंगे आउट ऑफ 77,000 एकर्स 57,000 एकर्स है ऑलरेडी हैज बीन इंक्रोच्ड। तो बड़ा चोर खा लिया, उन लोग छोटे हैं, इन लोग बड़े हैं। सही है। तो ये प्रॉब्लम रही। और एक ताजुब की बात आप देखेंगे कि हम समझते थे, देखो हम आम पसमानदा लोग, हमारा जो है सो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं रहता। हम रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ रहते, खाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, 3 टाइम हमारा पेट भर गया, किराया निकल गया, तो बस हम यही ज़हनियत में रहते। लेकिन जब मैं खुद जो है सो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में मैं गया और वहां पर जो रिपोर्ट्स, जो सजेशंस, जो रिस्पॉन्सेस अलग अलग औकाफी जायदादों के या फिर वक्फ बोर्ड्स के आए, तो मैं खुद चौकन्ना हो गया सफदर साहब। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में है। अब जो 44 अमेंडमेंट्स आए हैं, जिसमें से जिन कुछ अमेंडमेंट्स पे हमको एतराज है, जैसा कि कलेक्टर का मसला हो या फिर जो है सो लिमिटेशन का मसला हो या फिर जो है सो गैर मुस्लिम मेंबर को ऐड करने का मसला हो, ये मसाइल पे हम अपने रिकमेंडेशंस रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के हैं, वहां के मुसलमान जिम्मेदारान भी इसके ऊपर क्वेश्चंस रेस करे हैं। गुजरात वक्फ बोर्ड किसके हाथ में है? बीजेपी के। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड किसके हाथ में है? आप जाइए उनसे पूछिए कि क्या वो लोगों ने कलेक्टर को अपॉइंट करने के लिए
सजेशन दिया है, वो लोग कहेंगे नहीं हमने सजेशन है, हमने तो ऑब्जेक्शन दिया है। तो चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे कोई और पार्टी के हो, वहां के जो जिम्मेदारान हैं वो लोग जो बुनियादी पॉइंटों पे जो बात करनी होती है वो करते हैं। लेकिन हमारी क़ियादत हमको बताती है कि सब चोर हैं, इन्होंने एक अच्छे हैं। तो उन्हों अच्छे हैं, तो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात हो रही है कि हैदराबाद लोकसभा में कितने वक्फ प्रॉपर्टीज आपने बचाए। आपके छोटे भाई असेंबली में बोल रहे हैं भाई 1700 में से 1600 एकड़ इंक्रोच हो गई। फिर आप यहाँ वहां की, खैर देखिए लास्ट में इतना बोलना चाहेंगे हम अदनान कमर के अब कांग्रेस की हुकूमत है, 1.5 साल बहरहाल कांग्रेस को हुए। जिस तरीके से हाइड्रा को लेकर जो अच्छा इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट लैंड्स को रिवाइव करने के लिए, उसको वापस से जो है लेने के लिए, तो क्यों ना कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स जो है एक वक्फ को लेकर भी एक ऐसा इदारा बनाए जहां पे एक IAS IPS ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए और जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टीज जो इंक्रोच हुए उसको वापस से क्यों नहीं लिया जाता, क्यों उसके ऊपर प्रेशर नहीं जो है डाला जा रहा है। क्या ये MIM की जिम्मेदारी नहीं है, या क्या ये कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, या BRS में जो अपोजिशन में जो मुस्लिम माइनॉरिटी क़यादत है, क्या उनका काम नहीं है कि इस बात पे प्रेशर डाला जाए। देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल में और एक अमेंडमेंट है जिसमें कहा गया है कि CEO जो अपॉइंटेड होता है उसका रैंक जो है सो जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर होना चाहिए, मतलब वो एक IAS IPS ऑफिसर होना चाहिए। अब क्या है DSP लेवल पे भी जो है सो अपॉइंटमेंट हो रहा है, लेकिन IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर होना चाहिए। तो जितने भी वक्फ बोर्ड्स है पूरे मुल्क में, भारत देश में, सब वक्फ बोर्ड्स का जो ऑब्जेक्शन ये था कि IAS IPS ऑफिसर हम कहां से लाएं। मुसलमानों में उतने IAS IPS ऑफिसर्स है ही नहीं कि वक्फ बोर्ड के जो है सो CEO बन सके। तो ये एक बहुत ही शर्म की बात है और एक सोचने वाली बात है कि हमारे पास उतने काबिल तरीन लोग है नहीं, जिसकी वजह से भी हमारे औकाफी जायदादें ये चली गई। दूसरा, वाकई में एक कमेटी बिठानी चाहिए, एक कमेटी बिठाकर जैसा बुलडोजर चल रहे हैं, जैसा हाइड्रा चल रहा है, क्या रेवंत रेड्डी के पास उतनी हिम्मत है? रेवंत रेड्डी के पास हिम्मत है बोल के तो लोगों ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। एक टाइम पे यही हिम्मत उनको KCR में दिखी थी, लेकिन KCR बोले कुछ करे नहीं, चले गए। अब रेवंत रेड्डी बोले लेकिन करने का तो उनका कुछ दिख रहा नहीं ना। असद ओवैसी साहब यहाँ पे उन पे प्रेशर डाल रहे हैं। अब दोस्ती है ना, देखो चाइल्डहुड फ्रेंड को आप ना लाड़ों से नाजों से भी नहीं मना पा रहे ना, आप शेरवानी उतार के धरने पे बैठ जा रहे हैं कि साहब आप हाइड्रा चलाइए, आप जो है बुलडोजर चलाइए, वक्फ प्रॉपर्टी जो इंक्रोच हुई है। नहीं भाई, आप तो बोल रहे हैं कि हाइड्रा चलाओ, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाओ, या फिर जो है सो एक अच्छा जो सो CEO या फिर एक IAS IPS ऑफिसर लाओ, बल्कि असदुद्दीन अवैसी साहब रहने दो, या फिर जो है सो इससे पहले कौन थे, कौसर मोहिउद्दीन थे MLA कोटा से, और फिर जाफर हुसैन मेराज भी रहे, ये सब रहे। ये लोगों के पास भी जो सो उतनी काबिलियत नहीं है कि एक मुतवल्ली कोटा से जो एक वक्फ बोर्ड के मेंबर है अकबर निजामुद्दीन साहब, इनके ऊपर इतने एलिगेशंस है, इतने कंप्लेंट्स है, CCS में कंप्लेंट है, इनको सस्पेंड कर दिया गया। दरगाह शाह खामोश के मुतवल्ली जो है, इनको हटाने की इनके पास हिम्मत नहीं है। ये लोग क्या जो है सो दूसरे वक्फ प्रॉपर्टीज लाते, बोलिए आप। ऐसे करप्ट मेंबर्स को या फिर ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स को ये लोग हटा नहीं सकते, तो ये लोग कई के जिम्मेदार है, कई के हमारे रहनुमा है। ये सवालात देखिए आवाम के हवाले करते हैं हम, जितनी भी डिस्कशंस हुए इसके ताल्लुक से कुछ कमेंट्स है या कुछ सजेशंस है तो जरूर आप लोग जरूर कमेंट करिए। देखिए कि एक तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम से हमारे ऊपर एक बादल आया हुआ है, वो कितना अच्छा है कितना बुरा है ना आपने पढ़ा ना किसी और ने पढ़ा। वो अमेंडमेंट बिल हम जानते भी नहीं, बस सियासतदाना आके हमको उलझा रहे हैं, हम उसमें भटक जा रहे हैं जज्बातों में आके। लेकिन आप गौर करिए कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी लागू भी नहीं हुई है, फिर पार्लियामेंट में आने के इम्कानात है, इससे ज्यादा नुकसान होने वाला है या ऑलरेडी हम नुकसान में हैं? आप कमेंट करके बताइए। और आप लोग खास तौर पे जो नौजवान हैं जिनको जेनजी कहा जा रहा है, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे ये लोग बहुत ज्यादा है, आप लोग बोलिए कि जैसे आज जो मुसलमानों के हालात हैं, हमारी पसमानदगी है, आज जो औकाफी जायदादों का जो इंक्रोचमेंट्स हो गया, तबाही हो गई, इसके जिम्मेदार कौन है? तो उनको बोलेंगे हम कि आप अपने बड़े से सवाल करिए कि 84 से MP कौन है? हैदराबाद का MP क्या बीजेपी का है या कांग्रेस का है या TDP का रहा? बीजेपी नुकसान करिए, कौन करिए? हमको सवाल आपसे हम कर रहे हैं, आपको जवाब देना है। कमेंट करके बताइए या फिर अपने बड़ों से पूछ के बताइए।